और सुन्नी वक्फ बोर्ड आमने सामने। हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। एक चिट्ठी लिखी गई थी सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए कि एक बार फिर सालसी की जा सकती है, क्यों ना इस पर सालसी फिर से हो जाए, जिसको लेकर जमीयत ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब ये वक्त निकल गया और ये इल्जाम लगा दिया कि सौदेबाजी पर्दे के पीछे कहीं कुछ हो तो नहीं गई है। और यहां पर मेरे बैठे कुछ पैनलिस्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है और वो सीधे तौर पर सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। यारसी डिजाइन साहब, देखिए किस तरह से चीजों को डाइवर्ट करने की या इल्जाम तराशी की कोशिश पहले से शुरू हो गई है। तो ये क्या इशारे हैं, ये भी समझाइए, क्योंकि जामी साहब जो बात कह रहे हैं और जमीयत जो बात कह रही है वो क्या इशारे देती है। देखिए, आपने एक सवाल हमारे जो बड़े अच्छे लॉयर हैं, मित्र हैं, संजय चड्ढा जी, उनसे आपने किया था अभी। बहुत चतुर वकील जो होते हैं उनका उन्होंने मुजाहरा किया, बट उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया कि जमीयत से रिलेटेड जो सवाल था उसको वो बिल्कुल खत्म कर दिया। और हमारे शोएब भाई तो खैर इसमें ये भी कम बड़े बयान बहादुर थोड़ी हैं। इनको लगता है कि बस कोई भी चीज हो जो इस वक्त अच्छे से निकल जाए उसके अगेंस्ट जाना है। ये भी जमीयत से सवाल नहीं करेंगे। भाई आप पूछे कि आपस में आपके जो इत्तेहाद, अखलाक और भाईचारा का गहवारा बना के आप लोग पोटली बांध के घूमते रहते, वो कहां निकल गया? उसकी हवा निकल गई, फुस हो गया वो। और मैं आपको और बता दूं आज कि कल तक आपका एक और इसमें का फरीक अपने आप को बनता है, बाबरी एक्शन कमेटी, उसके भी लोग आ जाएंगे कि भाई हमारी हिस्सेदारी कहां है। हमारी हिस्सेदारी ना कि षड्यंत्र तो हो रहा है। अरे षड्यंत्र आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जब देखिए आपको लग रहा है कि अब हम हार रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि फैसला आपके खिलाफ जा रहा है, तो आप देखिए, अच्छी बात है। आपको ये लगने लगा है कि देखिए आपने कभी भी, लेकिन कौन षड्यंत्र कर रहा है ये भी आपने मान लिया। लीजिए, ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि आपको ये लगने लगा है कि हमारी हार हो रही है। ये बात हम लोग पिछले दशकों से समझा रहे हैं कि वहां पे जो अक्सरियत है, जहां 80 से 90 करोड़ जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग, सुन लीजिए, मेरा जो मुकदमे की बात ना कीजिए, मेरा जो संगठनात्मक दृष्टिकोण है उस पर मैं चर्चा करूंगा, मुकदमे पे नहीं हूं। मैं संगठनात्मक दृष्टिकोण और जो मेरी सोच है, जो आस्था का मामला है भगवान राम को लेके, इसलिए है कि अयोध्या, देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में हजारों लाखों मंदिर आपको मिल जाएंगे, आपको मस्जिदें मिल जाएंगी, लेकिन राम का घर अयोध्या है। आप जब उसको अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे शोएब साहब, तो आप ये सब जो खोखली दलीलें दे रही हैं, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही, ये किसने आपको लिख के दिया? ये किसने आपको लिख के इतिहास दिया? ये बताइए। ये वो इतिहासकार हैं जो कांग्रेस के चाटुकार हुआ करते थे, वो इतिहास लिखते थे। उनको इस एजाज में, सुन लीजिए, उनको इस एजाज में दुनिया के अलग देशों में भेज दिया जाता था, वहां एम्बेसडर बना के भेज दिया जाता, किसी को वाइस चांसलर उस वक्त बना दिया जाता था। ये वो इतिहास, ब्रिटिशर्स की आप बात मानेंगे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उन ब्रिटिशर्स के साथ जिन्होंने आज भी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो बीज बोया, उसी का भुगत रहे। नहीं तो जिस तरीके से आपकी दलीलें देखिए, मैं जो दलील देता हूँ चल के साथ कहता हूँ, ठीक है, हम कोर्ट की डेटा नहीं है, एक ओरल एविडेंस नहीं है। आप फिर मुद्दे पर मत आइए, आप लोग मुद्दे पर मत आइए, आप मुद्दे को भटकाइए, मुद्दे पर रहिए। फिर वही मैं टाइम जाया नहीं करूंगा। एजाज खबर साहब इतना क्यों घबराए हुए? एजाज खबर साहब आपके पक्ष में भी आ गए। एजाज खबर साहब, आप पे एहसान किया जाएगा। जो मैं कह रहा था, ठीक है, जो मैं कह रहा था वही ये कह रहे हैं। ठीक है, सौदेबाजी जैसा इल्जाम एजाज खबर साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत संगीन इल्जाम है। शक एक दूसरे पर करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, एक दूसरे पर अविश्वास फैलाने का इल्जाम लगाना, ये किस तरफ जा रहे हैं मुस्लिम पक्षकार, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं? और जो फिर यासिर जिलानी जो बात कह रहे हैं कि हारते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आप इस स्तर पे चले जाएंगे, तो क्या यही दिन देखना बाकी था क्या? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का इन लोगों का एक 100 साल का इतिहास है। मैं इतना लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहता, नहीं तो 150 मैं इसके उदाहरण दे देता। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई मध्यस्थता की बात करता तो उसने कौन सी गाली दे दी? अगर देश के किसी भी संप्रदाय को ये लगता है उसके मन में, वो तो ये कह रहे हैं मध्यस्थता की बात आप इसलिए कर रहे हो कि आप सरकार के दबाव में हो, उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, अगर किसी संप्रदाय को ये लगता है कि साहब उसको मौका नहीं मिला, तो दोनों संप्रदाय को अगर संतुष्टि मिलती है किसी भी तरीके के, उनको खुश करना, संतुष्ट करना, एक ऐसा फैसला लाना। हमें देखिए, हिंदू मुसलमान को यही रहना है। ये नेता पहले भी सियासत करते थे, आगे भी करते रहते हैं। ये आम जनता लड़के मर जाएगी, सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी और मस्जिद ना बनी है ना बनेगी।
ये अपने दिमाग से निकाल दें। मस्जिद तो थी ना भैया, मस्जिद तो पहले भी थी, आपने अंग्रेजों के जमाने बना दिया होता। 6 दिसंबर आप नहीं बना पाए, आप नहीं बना पाए, आप नहीं बना पाए, आप नहीं बना। देखिए दुनिया में इतना संजीदा है तो क्या इस मामले में इसकी बात भी इतनी दुनिया में क्या इतनी गड़बड़ी क्यों कर रही है मुस्लिम तंजीमें फिर? जब इतनी संजीदा है मस्जिद को लेकर के तो ये आखिरी मोमेंट में ये सब करने की जरूरत क्या है? मानों के लिए पूरी दुनिया में जिंदगी जीना मुश्किल कर दे रहा है। जानबूझकर अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मस्जिद तोड़ी गई, पूरी दुनिया ने देखा, आज भी तमाम। तो ये उनको समझाइए ना जाकर, जमीयत के लोगों को, ये उनकर समझाइए ना, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों को, मस्जिद तोड़ी या बाकी लोगों को समझाइए ना जाकर के कि वो कुछ गंभीरता दिखाएं, अभी भी कुछ गंभीरता दिखाएं। उसी पे तो बात हो रही है। तो उनको गंभीरता दिखाने के लिए कहिए ना, इतनी गंभीर बात पर गंभीरता दिखाने के लिए कहिए। हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जिनके नीचे ढांचा मंदिरों का मिलेगा। तो आप ये बात मुद्दा मत उठाइए, आप इसकी संवेदनशीलता को देखिए, आप संवेदनशीलता को देखिए। बड़ा चैनल में मैं इसी षड्यंत्र को उजागर करने की बात को गुमराह कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप सियासी रोटियां सेकने के लिए, आप सिर्फ सियासी सौदेबाजी के लिए, आप सिर्फ मलाई खाने के लिए, आप मुसलमान की इस मामले को लटकाया भटकाया और अटकाया जाए। आप मुसलमान चाहता है कि देखिए फिर वो इल्जाम लग रहा है कि मामले को लटकाने का बैकडोर से प्रयास किया। राज्य सरकार पे अब या तो ये समझ नहीं पा रहे हैं पूरे केस नहीं, वो अपने इल्जाम पर कायम है जिलानी साहब। सर्वोच्च न्यायालय में अगर ये मामला है, राज्य सरकार का क्या लेना देना है ये बताइए पहले। अरे नहीं, आपको बता दूं, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है, आप पहले उसकी जानकारी ले लीजिए। आप पहले आधी अधूरी जानकारी पे आप सारी बातों को मत रखा कीजिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड जो वहां लड़ाई लड़ रही है उसका मामला सीधे के सीधे सेंट्रल से, और सेंट्रल आप ये मत समझिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं इस वक्त इस तरह की बचकानी बात मध्यस्थता जब सामने लाई गई थी, हिंदुस्तान के बड़े अजीम शख्सियत के लोगों को उसमें इंक्लूड किया गया था, उनको कहा गया था कि आप जाके बात करिए। वो सारे के सारे लोग, सारे लोग आपको मध्यस्थता, देखिए मेरे लिए सुनिए मेरा सवाल सुनिए जिलानी साहब सुनिए, आपसे भी मेरा सवाल है। आप ठीक है, आप लोग मंदिर के फेवर में हैं, आप लोगों की अपनी तंजीम अपना चला रही है, वो ठीक है, लेकिन आप लोगों को मध्यस्थता से क्या तकलीफ है? वो जाने दीजिए भाई, कहीं समझौते की गुंजाइश हो तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? हम सुकून से हो जाएं, हमारी पहले भी कहा रोजमर्रा के हम अपने काम उसी तरीके से कर पाएं जैसे अब से 30 साल पहले करते थे। 90% मुसलमान जाता है। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा देश की बात होगी भाई, इन धर्म मतलब जितना मध्यस्थता के खिलाफ जमीयत है उतना ही तो मध्यस्थता के खिलाफ आप जैसे लोगों की तंजीम है, आप जिस पार्टी से जुड़े, जिस विचारधारा से जुड़े वो भी है। मतलब आप चाहते हैं कि मिलजुल के बात हो। इस देश में एक धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक संस्थानों की क्या जरूरत थी? इस देश में सिविल कोड की जरूरत थी। ठीक है, एजाज कमर साहब भी जो बात कर रहे हैं, एजाज कमर साहब भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष कमर साहब मैं समझ रहा हूं आपकी बात। इसी वजह से आज चुनाव का परिणाम है, 2019 में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जनता ने राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी को वोट दिया है। अब वो राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा एजेंडा ये है। एजाज कमर साहब इतना बताइए, एजाज कमर साहब आज देश का हिंदू आज देश का हिंदू इसी वजह से आप लोग चंद लोगों ने जहर बोया है, आप लोगों की वजह से आज सारे मुसलमानों को ठीक है। परेशानी एजाज साहब ये बताइए, यही रहना है। एजाज साहब ये बताइए कि आपके हिसाब से सालिसी होनी चाहिए ना, अभी भी एक बार हो जाए। हर उस संभावना को तलाशना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे। ठीक है, और सब उस फैसले के बाद आपको इस बात की क्यों तकलीफ है? संगठनात्मक दृष्टिकोण है मेरा, मैं कोई ऐसी हल्की बात नहीं कर सकता हूं। जो मेरे वजीर आजम ने जो बयान दिया है उसी बयान को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि अभी जो इस वक्त की सिचुएशन है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर केस है, और उसको भी जज ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक डेट तय कर दी है, हम उसका इंतजार करेंगे। इस तरह की पर उन्होंने ये भी तो कहा है जो संजय जी ने बोला, उन्होंने ये नहीं, अब वक्त नहीं है जहां पे सारी जो इबारत है वो लिख दी गई है, तमाम पेपर तैयार हो चुके हैं, 70% से ज्यादा केस को अगर फैसला आपके आ गया है तो क्या करेंगे? अब ये तो आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे लोकतंत्र में हम आशावादी लोग हैं, हमें मालूम है कि केस का फैसला अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के फेवर में आ रहा है। वो उनका घर है, और सनातन धर्म के 100 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों का वो जो केंद्र बिंदु है आस्था का, वो उनके फेवर में आ रहा है।
उनके फेवर में आ रहा है। मैं इस तरह की कोई बात निराशावादी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोर्ट का सम्मान करते हुए कोर्ट के डेट का इंतजार करूंगा। और मेरी जो देखिए मेरी जो सरकार है, मेरी जो सरकार है, सिर्फ मेरा विरोध इनसे ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बेवजह इसमें सरकार मेरी भी है, घसीटने की बेवजह हमारे भी है। मैं जानता हूँ कि संजय जी मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, मैं फिर इसके बाद आ रहा हूँ आप ही के पास। संजय जी मैं आप ही के पास आऊंगा। यासिर जिलानी साहब जो बात कर रहे हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि उनको पूरा एहसास है कि फैसला जो है उनके पक्ष में आने जा रहा है, या वो जो विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, जो बात लेकर चल रहे हैं उनके पक्ष में, इसलिए अब सालिसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनका ऐसा कहना है, इससे डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होगा। बाकी लोग चाहते हैं कि हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जामेई साहब जमीयत का फेवर करते दिखते हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि सालिसी की अब कोई गुंजाइश नहीं है, ये दूसरे लोग करवा रहे हैं, हिंदू फरीक पीछे से करवा रहे हैं। मतलब देखिए इसी डिस्कशन में कितनी सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं, और यही जड़ है, ये जो विवाद आपको मैंने बताया उसके पीछे ये जड़ है, ये तमाम चीजें हो रही हैं इस वक्त। तो जमीयत और सुन्नी वक्फ बोर्ड आमने सामने, ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जो इशारे मिल रहे हैं जल्द से जल्द अब फैसला आएगा। कुछ महीने का ही वक्फा है, ऐसे में मुस्लिम पक्षकार, मुस्लिम फरीक आपस में क्यों भिड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, सौदेबाज जैसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर क्यों, क्या वजह है, इस पर भी बात होनी चाहिए। संजय जी मेरे साथ हैं, बहुत बड़े वकील हैं, देश के जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं और आप कानूनी पहलुओं को इस मामले के बहुत बारीकी से देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, तो आप अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा। देखिए, दो बातें कहना चाहूंगा जो बहुत अहम हैं। जैसा कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि सालसी होनी चाहिए और मीडिएशन एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग होती है, नो पार्टी विंस और नो पार्टी लूजेस द गेम। वही यहाँ पे एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश का हर आदमी के जहन में ये इशू बस चुका है। अगर ये कोई भी आदमी, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, कितनी अच्छी बात कही है कि हमको पूरा विश्वास रखना चाहिए अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर। उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप क्यों नहीं इसको मध्यस्थता। और जैसा अभी आपने सवाल करने से पहले कहा कि मुस्लिम पक्षकारों के बीच में अब द्वंद्व हो रहा है, उनके बीच में आपस में ही कुछ खलल पैदा हो रहा है। मेरा मानना यह है ये बहुत ही गलत बात है। सालसी तो इससे खराब ही होगा, क्योंकि अगर आप ही नहीं अपने आप से कंट्रोल में रहेंगे, उन्होंने तो सालसी के पहले इशारे दे दिए, तो एक तरफ से आप सालसी का इशारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे लोग सौदाबाजी कर रहे हैं। दिस इज, आई थिंक, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? तो सर ये तो इल्जाम लग रहा है कि ये होना नहीं चाहिए, पर कोई करवा रहा है ना, जो चाहता कि या तो मामला लटके या फिर ये इधर से कमजोर हो, जैसा कि इल्जाम लग रहा है। ये भी तो देखिए, तो मेरा सवाल वही है ना इस प्रोग्राम में कि कौन है, कौन चाहता है कि मामला भ्रम में रहे, कंफ्यूजन में रहे, लटका रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके का भ्रम रहेगा तो सालसी का तो सवाल बात ही नहीं होनी चाहिए। सालसी कैसे हो पाएगी, कैसे मध्यस्थता हो पाएगी अगर हम आपस में पहले घर वाले ही लड़ पड़ेंगे, अगर हिंदू पक्षकार भी आपस में लड़ पड़ेंगे, वो तो इसलिए वो भी लड़ते रहे, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अखाड़ा और रामलला विराजमान आपस में, और कितने देखिए, जैसा कि कई बार होता है कि कहां पे कौन उसका मेजर कंट्रोल करेगा, अगर मंदिर बनेगा क्या होगा, वो तमाम चीजें भी अभी सामने आएंगी। तो इसलिए सालसी एक बहुत ही पायस चीज है, पवित्र, कितनी बढ़िया भावना से चीफ जस्टिस ने कहा होगा, लेकिन पक्षकारों को अब थोड़ा गुड सेंस प्रिवेल करना चाहिए, मेरा मानना ये, मैं तो यही कहूंगा। और मैं एक कानून के जानकार के तौर पे ये बताइए कि मान लीजिए इस आखिरी मूवमेंट में भी अगर कोई पहल करता है आपस में जी, तो इस न्यायालयीन कार्रवाई पर तो कोर्ट भी कह चुका है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर कभी कुछ मान लीजिए, जैसा कि दावा भी कर रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमको 1-2 हफ्ते दे दीजिए, हम इसको बिल्कुल मामले को ठीक कर लेंगे, चलिए आखिरी मूवमेंट पर ही उनको कोई हो सकता उपाय सूझा हो, तो अगर ऐसा कोई कर लेता है तो फिर क्या मुतबादिल हैं, क्या विकल्प? इमरान साहब, आपको ये जान के काफी अच्छा लगेगा, मैं एक बात बताऊं आपको कि कई दफा हमने देखा फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद भी
मीडिएशन से लॉ मैटर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। जब दोनों पक्षकार उसमें ऐसी स्थिति कि सारा कुछ हो चुका है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, उस पे भी जाके हमने कुछ एक ऐसे मैटर मैंने देखे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो स्टेज इज इमैटेरियल। अगर सबसे बेहतरीन होगा कि अगर ये मिलजुल के सब लोग इस चीज का फैसला कर लें, जैसा कि चीफ जस्टिस ने भी कहा, और उसकी कोई डेट नहीं है कि 28 तारीख तक कर रहा है। वो तो आप आज बैठ जाइए, आज बैठ जाइए, एक हफ्ते में कर लीजिए अपना जो भी करना है। उसमें है ही क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें थोड़ी हैं, बहुत छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है उस पर्टिकुलर चीज का, उसको उनको बैठ के मानना ही मानना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस तरीके से हो जाएंगे कि नहीं हमें मानना ही नहीं, हमें सुनना ही नहीं है, तो कैसे सालसी होगी, कैसे मध्यस्थता होगी, कैसे मीडिएशन होगा। इसलिए खुले दिमाग से एक चीज और बता दीजिए पूरे संजय भारत के उसके संजय ध्यान में जी, रखते हुए, मान लीजिए फरीक हैं, जैसे ये इसमें भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है Correct. और इस वक्फ बोर्ड है, इनमें से कोई एक या दो लोग सालसी के लिए जाते हैं, बाकी लोग एतराज करते हैं या नहीं जाते, तो फिर कैसे होगा? देखिए मेनली इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पूछ रहा हूं कि एक दो लोग कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एक दो फरीक कोशिश कर बिल्कुल, सकते क्यों हैं। नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इवन अगर सालसी शुरू होती है, उसमें कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, तो एक आध चीज अगर रह जाती है तो उसमें चीफ जस्टिस और इवन जजेस भी अपने आप को इन्वॉल्व करके आपको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी। अगर एक कोई पक्षकार जैसे नहीं मान रहा है तो उससे बात करके उसको समझाया जा सकता है, और जजेस अपने क्या कहते हैं कि उसका भी इस्तेमाल करते हुए बात कर सकते हैं उनसे कि देखिए ये चीज जेन्युइन निकल के आ रही है, क्यों आप इस रास्ते को अख्तियार नहीं करते हैं, समझाया जा सकता है। कमर साहब बहुत आदर्शवादी बातें लग रही हैं। इतना लंबा ये वक्फा हो चुका है और सब कुछ करके तो देखा ही जा चुका है, फिर भी संजय जी की बातें बड़ी आदर्शवादी लग रही हैं। आपको क्या लग सकता है, लग रहा है कि क्या ये जमीन पर अभी भी होना मुमकिन है? क्या कुछ परसेंटेज एयर कंडीशन कमरे में बैठ के हम बहुत बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन जब हम सड़क के बाहर देखते हैं तो वहां क्या हालात है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज देश का 99% मुसलमान ये चाहता है कि इस मुद्दे से जान छूट जाए, जल्द से जल्द वहां पे मंदिर बन जाए और ये मामला खत्म हो जाए, हम सुख शांति के साथ हिंदुओं के साथ आगे रह सके, अपना जीवन आगे बढ़ाएं। अब इस मुद्दे में जितना टाइम लग रहा है तो सबसे ज्यादा तनाव किसको है? मुस्लिम समाज को है। तो मुसलमान तो ये नहीं चाहता है कि इस टाइम इसमें समय और लगे, जल्द से जल्द ये मुद्दा सुलझ जाए। आ रहा हूं सर, आप ही की बात पे आप ही का आपने कैसे ये कह दिया कि 90%? आपके कौन से ऐसे सर्वे हैं कि आप कहते हैं कि 90% मुसलमान, तो आपके कौन से ऐसे सर्वे हैं कि 90% मुसलमान नहीं है इस मामले में? साथ 90% आप, ये तो मुसलमानों की तौहीन कर दी आपने। यानी हम जो लड़ाई लड़ रहे थे इंसाफ और हक की, तो वो बेकार चली गई। नहीं, आपको कौन सा ऐसा भरोसा है? आपको कौन सा ऐसा भरोसा है? आपने कौन से घर घर जाकर नाम लिखे? कह दिया कि 90% घर घर जाकर नाम लिखे, यानी आप इंसाफ को खत्म कर देंगे। मुसलमान इंसाफ का पैमाना खत्म हो जाएगा, मुसलमान इनकी अमानत है। ये मुसलमानों को इन्होंने वोट बैंक बनाया, इन्होंने रोटियां खा के आज देश को हालात में पहुंचा दिया। आज देश के मुसलमानों को क्या गुजर रही है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर याद है जब मुसलमानों को ये आपने आपसे तय कर नहीं होता, ही पाबंदी लगाना चाहिए थी। इन्होंने जहर का बीज बोया, इन्होंने नफरत बोई। आज इस नफरत की जो फसल निकली हुई है, आज इस फसल को मुसलमान भुगत रहा है। मतलब खबर साहब, यासिर जिलानी साहब सब हल्की बात कर रहे हैं और ये जहर की खेती नहीं, इन जैसे लोगों के लिए जामे साहब देखिए, जामे साहब सबका अपना अपना नजरिया हो शाहबानो के केस में आपने क्या अपना नजरिया हो सकता आज अदालत की नाम पे नाटक कर रही है बैठकर। उस वक्त कहां गई अदालत की मर्यादा सम्मान? उस वक्त सम्मान किया था आपने। अब ये नाटक छोड़िए, अब आम मुसलमान की सोचिए जो ये चाहता है मुसलमान जामे साहब नहीं, मंदिर की बात जो भी इस पर इत्तेफाक न रखे, आपके हिसाब से वो हल्की बात कर रहा है। जो मुसलमान इस पर इत्तेफाक रखे न रखे वो हल्की बात कर रहा है। गले में साथ हाथ डाल के रहना, भाई भाई के रूप में रहना है। उम्मीद ना करूं कि अदलिया जो है इंसाफ यासिर जिलानी साहब जल्दी से जवाब दीजिए। आप पर भी ये इल्जाम है, आप पर भी और कमर जी दोनों पर इल्जाम है के फैसले का कि जो इस पर इस तरह की बात करे वो हल्की बात कर रहा है। जिलानी साहब मैंने पहले भी इंसाफ नहीं किया था क्या? ठीक है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि शोएब भाई हमारे बड़े जज्बाती
ख्याल के हैं और जज्बात में आके ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन मैंने तो इनसे एक सवाल किया था कि आपस में इतना मतभेद क्यों आप जब आपस में अपने आप को इत्तेहाद नहीं रख कर सकते हैं तो आप फिर कैसे कोई लड़ाई लड़ने की बात, और एक वो लड़ाई जो झूठ के ऊपर टिकी हुई है, जिसका सच्चाई से कोई दूर दूर तक के वास्ता नहीं है। तमाम देखिए सारे प्रमाण, सारी चीजें, सारी चीजें जो हैं, सारी वहाँ मस्जिद थी ना, वो मस्जिद थी जो 50 साल में कभी कोई नमाजी नहीं गया। आपने हिंदुस्तान के अंदर जो 4.5 लाख मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें हैं, वहाँ पे आप बार-बार कह रहा हूं, चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप चर्चा नहीं करते। मैं मंदिर मस्जिद पर बात ही नहीं करता बैठ के यहाँ पर, वो कोर्ट का मसला है, वो माननीय न्यायालय फैसला करेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो ये देखना होगा कि मुस्लिम पक्षकार जो हैं क्यों भिड़ रहे हैं, उनकी अपनी राजनीति क्या है, उसके पीछे कौन किसको फायदा लेना चाह रहा है, कौन किसके हाथों खेल रहा है, कौन जो इल्जाम लग रहा है, कौन सौदेबाजी कर रहा है, और अगर वो सौदेबाजी है तो कैसी सौदेबाजी, इस पर कौम की नजर होना चाहिए और इस पर कौम को सवाल भी पूछना चाहिए। हमने बहुत सारे हिंट यहां से निकालने की कोशिश की है, बहुत सारे इस बहस में बहुत सारे क्लू भी आपके सामने निकल कर आए, अब आपको तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, देखते रहिए जी सलाम।